Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme D, Governance and Democracy. Okay. In this theme we are studying chapter number 6, the Parliamentary System, Legislature and Executive. We have complete explanation in part 1. This is part 2. Let us start. In this video we will study about legislative functions of the parliament. इसको हिंदी में बोलते हैं संसद के विधायी कार्य, उसके बारे में जो है हम समझेंगे. The constitution lays down the key function that the parliament needs to fulfill. संविधान जो है उसको जो है बहुत सारे इसके की फंक्शंस हैं. पार्लियामेंट से संसद के जो की फंक्शंस होते हैं उसको अवश्य करना बहुत ज़रूरी होता है पार्लियामेंट को. संविधान के जो मुख्य कार्य होते हैं उसको संसद को अवश्य पूरा करना होता है. दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई अंडर द फॉलोइंग हैड्स. तो इसको समझाने के लिए मोटे तौर पे जो है कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, उनको हम समझेंगे. फर्स्ट जो गिवन है हेडिंग वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस को हिंदी में कहते हैं संवैधानिक कार्य. ठीक है, जो कार्य संविधान से जुड़े होते हैं उसे हम संवैधानिक कार्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन. ओके. सेकेंड है लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग क्या होती है? कानून बनाना. देश के लिए क्या करना है? नए कानून बनाता है ये, और पुराने कानून में क्या करता है? बदलाव करता है. जब हमें ज़रूरत होती है कि कोई कानून बना हुआ है उसमें हमें चेंजेस करने हैं तो उसको चेंजेस करने का, उसमें चेंज करने का काम जो है वो लॉ मेकिंग करती है. थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही. ठीक है, कार्यपालिका की जवाबदेही. सरकार और जो मंत्रियां, बॉस, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको संसद के प्रति क्या करना पड़ता है? जवाबदेही बनना पड़ता है. मतलब जो वो प्रश्न पूछते हैं उनके आंसर्स भी उनको देने पड़ते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय जवाबदेही. मतलब इसमें आप जो पैसे से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सब का जो है पूरा रिकॉर्ड जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका पूरा जो है वित्तीय जवाबदेही जो है इसका पूरा इस मैटर से पूरा डील करती है ये. मतलब संसद जो है, पार्लियामेंट के जो खर्चे हैं और जो सरकार है उसके जो खर्चे हैं और बजट जो है वो पूरा जो पेश करती है उस पर नियंत्रण रखने का काम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय जवाबदेही. ओके. वी एक्सप्लोर दैम ब्रीफली इन द सेक्शंस बिलो. तो उसके बारे में जो है हम विस्तार से जो है आगे जो हमें एक एक करके जो हमें हेडिंग्स दी गई हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे. जो अभी जिन हेडिंग्स के बारे में हमने अभी ऊपर उसका हमने नेम जाना था. सबसे पहले हमने कौन सी हेडिंग पढ़ी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? संवैधानिक कार्य जो संविधान से जुड़े होते हैं. ओके. वे कार्य जो संविधान से जुड़े होते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में. अब जो है हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे. लेट्स रिमेंबर में जो पहले हमने कुछ पढ़ा है इसी चैप्टर से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं. From your previous lessons on the theme of democracy and governance, name a few constitutional function of the parliament. तो इसमें यही चीज़ बोली है कि जो आपने पहले जो चैप्टर पढ़ा था थीम ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का, तो आपको उसके बेसिस पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट के बताने हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस पार्लियामेंट्स के क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है. इसमें जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव है और क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, तो उनसे संबंधित चीज़ें जो हैं इसमें हम पढ़ते हैं और इसको अभी हम जो है डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है डिड यू लिस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. क्या आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की सूची में कभी शामिल किया है? कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं वो शामिल की हैं. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए. इसको इलेक्टोरल कॉलेज करवाता है, जिसको मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन मंडल. उसमें कौन कौन शामिल होता है? एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. और इसमें एमएलए जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते हैं. और जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का ये गुप्त मतदान की प्रक्रिया है. ठीक है, और ये इसमें सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम वाली जो पद्धति है ये अपनाई जाती है. ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम. ओके. अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो है
लोकसभा के एमपीज होते हैं, राज्यसभा के एमपीज होते हैं, और एमएलए नहीं होते इसमें। ओके, एमएलए को इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। ओके, और सेम थिंग इज दैट कि इसमें भी सिंगल ट्रांसफर वोट पॉलिसी अपनाई जाती है, और सीक्रेट बैलेट वाला सिस्टम है, मीन्स गुप्त मतदान वाला। ओके, व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशंस? तो जो संविधान है उसमें कुछ भी अगर हमें संशोधन करना होता है तो उसके बारे में क्या है? अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि चेंजेस करना, ठीक है, संशोधन करना, जो भी नियम कायदे कानून बने हुए उसके अंदर। इंडीड दीज आर वाइटल कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो है कुछ मुख्य जो है कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन जो है पार्लियामेंट के बारे में वास्तव में बताए गए हैं। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट वी विल एक्सप्लोर इन हायर ग्रेड्स। और बहुत सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में जो है हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, The Parliament is directly interested with upholding the core value of the Indian Constitution, including। इसका मैं कहने का मतलब ये है, जो संसद जो है, संसद को भारतीय संविधान के जो मूल मूल्य हैं उनकी रक्षा करने की सीधी जिम्मेदारी दी गई है। ओके, जिसमें क्या क्या शामिल है? फर्स्ट पॉइंट इसमें गिवन है, इनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब होता है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार है उसके माध्यम से, उसके जरिए जो है संसदीय लोकतंत्र को लागू करना। मतलब यानी जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं, कोई भी नागरिक हो सकता है, उसे वोट देने का अधिकार है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिसको ए नेम दिया गया है। बी पॉइंट जो है, फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें चीज़ बताई गई है कि जो पावर्स हैं, लेजिस्लेचर जो है विधायिका, और एक्जीक्यूटिव जो है वो कार्यपालिका है, और जुडिशरी जो है न्यायपालिका। तो इनकी अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी शक्तियां हैं, और सभी की जो शक्तियां हैं और सभी जो है, ये जो तीनों जो इनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं। लेजिस्लेचर की अलग पावर है, एक्जीक्यूटिव की अलग पावर है, जुडिशरी की अलग पावर है, और ये तीनों जो हैं ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सबके काम जो है, तीनों के कार्य हैं वो अलग अलग हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है सी, दैट इज इंश्योरिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघीय व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, वो किस तरीके से बनेगी? जब केंद्र और राज्यों के बीच क्या होगा? शक्ति का बंटवारा होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है डी, दैट इज अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। तो इसमें ये चीज़ बताई है कि लॉज को फ्रेम करके, कानून और पॉलिसीज को हिंदी में कहते हैं नीतियाँ, ये बनाकर, कानून और नीतियों को बनाकर क्या करना है? मौलिक अधिकार मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स, और राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो उनकी क्या करना है? रक्षा करना है। तो ये हमने क्या पढ़ा? अभी हमने जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस जो हैं उनके बारे में समझा। ओके, अब जो है हम जो नेक्स्ट इसमें हेडिंग है दैट इज लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के बारे में समझेंगे। लॉ मेकिंग क्या होती है? कानून बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कानून को बनाया जाता है और अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें चेंज भी किए जाते हैं। Among the primary responsibility of the legislature is to make laws। तो सबसे मुख्य जिम्मेदारी जो होती है लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायिका, उसकी जो मुख्य जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी होती है कानून को बनाना। The Constitution has laid out an elaborate and rigorous process for law making। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने कानून बनाने की एक विस्तृत, elaborate means विस्तृत और कठोर जो है प्रक्रिया निर्धारित की है। वो क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। ए लॉ इज जनरली ब्रॉट इनटू फोर्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एक्ट। कोई भी जब कानून जो है, जब वो पहले क्या होता है, कोई भी कानून जब आता है, आमतौर पर किसी भी कानून को अधिनियम तभी बनता है वो जब वो साधन के माध्यम से लागू किया जाता है। ठीक है, कोई भी कानून जो है उसको हम अधिनियम तभी बनाएंगे जब उसको साधन के माध्यम से लागू किया जाएगा। A bill which is a draft of a proposed law is introduced in parliament। कोई भी बिल जिसको हम कहते हैं विधेयक, जो प्रस्तावित कानून का क्या है? एक प्रारूप है। ठीक है, is introduced in the parliament, और इसको सांसद में प्रस्तुत किया जाता है and goes through a long and effortful journey before it becomes an act। और एक्ट, अधिनियम बनने से पहले
इस एक लंबी और बहुत बड़ी जो है मेहनत भरी प्रक्रिया जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, तब जाके वो एक अधिनियम और एक्ट बनता है। एक इसकी बहुत बड़ी यात्रा होती है कि कैसे कोई बिल है वो कैसे एक्ट बनता है। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। तो हम देखेंगे कैसे कोई बिल जो है वो कैसे एक्ट बनता है, उसके बारे में जो एक पूरी जर्नी है उसको हम आगे समझेंगे। ये बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक, ठीक है। विधेयक, कोई भी विधेयक जो है वो किस तरीके से कानून बनता है, किस तरीके से अधिनियम बनता है, उसको हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट के जरिए। आगे जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पर शो किया गया है। अल्टीमेटली अ लॉ इन द केस ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको RTE भी बोला जाता है। तो इसमें यही चीज़ बताई है कि कोई भी विधेयक जो है वो किस तरीके से अधिनियम बना, किस तरीके से कानून बना, जो एक हमारा एक कानून था, ठीक है, एक जो बिल पास हुआ था होना था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको RTE एक्ट बोला गया था। तो इसके बारे में यही चीज़ बताई है कि नीचे इसमें बताया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो है 2009, ठीक है, उसके उदाहरण को हम अच्छी तरीके से उसे समझेंगे। ओके, मोस्ट पीपल कॉल मी RTE। बहुत सारे लोगों ने जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है 2009 उसको RTE नाम से, मतलब RTE नाम से बोलने लग गए थे। आई केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2009, और ये अस्तित्व में कब आया था? 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू द आइडिया बिगिन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर। लेकिन ये जो है इसके जो विचार थे वो सदियों पहले शुरू हो गए थे। ओके, माई रूट्स लाई इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जड़ें जो हैं, जो भारतीय संविधान का जो राज्य का नीति निर्देशक की जो पॉलिसी है, सिद्धांत है, उसमें इसकी जड़ें मौजूद हैं, ठीक है। दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड मी इम्प्लीमेंट विद इन अ डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इसको लागू करने के लिए जो है वो आज़ादी से पहले बाद जो है मतलब उस पर विचार विमर्श करना शुरू किया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इन्होंने इसको लागू तब किया जब आज़ादी मिल गई थी उसके बाद। दिस डिड नॉट हैपन। लेकिन जब आज़ादी मिली थी उसके बाद जो है ये इतनी जल्दी लागू नहीं हो पाया था। लिविंग कंट्री चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन। और इसी वजह से क्या हुआ, तो बहुत सारे संविधान निर्माताओं की इच्छा तो थी कि ये स्वतंत्रता के 1 दशक के भीतर ही क्या हो जाए, लागू कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे असंख्य बच्चे थे जो शिक्षा से क्या हो गए, वंचित रह गए। वहाँ उन लोगों तक शिक्षा पहुँची ही नहीं। ओके, फिर अर्ली 1990s में क्या हुआ, समवन आर्ग्यू इन कोर्ट दैट आई वाज इनहेरेंटली पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1990 से शुरुआत में किसी ने बहस की अदालत के अंदर और उन्होंने ये कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकार में संविधान में दिया गया है। नेमली द राइट टू लाइफ। जिस तरीके से जीने का अधिकार सभी को है उसी तरीके से जो है पढ़ने का अधिकार भी होना चाहिए। एज एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। और एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप एक सार्थक जीवन जी सकते हैं, पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो आप नहीं जी सकते, ठीक है। पार्लियामेंट्री एक्शन बिगिन सम ईयर्स लेटर विद इंट्रोडक्शन ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। फिर क्या हुआ, संसद जो है उसने अपनी कार्रवाई की कुछ सालों में और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की शुरुआत की। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2002, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि आर्टिकल 21A के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि सभी राज्यों को जो है निःशुल्क जो है शिक्षा जो है सभी बच्चों को प्रदान करनी पड़ेगी, जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है। जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के रूप में यह अनिवार्य किया कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। The major debate concerned funding. New schools, infrastructures and teachers for millions of children would be costly. By 2008, the MPs determined it was time. इसके लिए बहुत ज़्यादा बहस की गई इसके फंड्स को लेके कि अगर इसका जो फंड था कि अगर नई बिल्डिंग बनाएंगे
और नया स्कूल भवन का निर्माण करेंगे, उसकी बिल्डिंग तैयार करेंगे, टीचर्स रखेंगे इतने बच्चों के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो उसकी पूरी डिस्कशन, उसकी बहस हुई, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन 2008 में जो संसद थे, एमपीज थे, डिटरमाइन इट वॉज टाइम, कुछ सांसद थे, एमपीज थे, उन्होंने बोला अब समय आ गया है इसको लागू करने का। After the 2009 elections, the new government pursued the matter, and in August 2009, it was passed in Lok Sabha and received the President assent, becoming an act. 2009 के इलेक्शंस के बाद, ठीक है, जब 2009 के इलेक्शंस हो चुके थे, उसके बाद जो है एक नई सरकार आई और उसने क्या किया, नई सरकार ने इस पर विचार विमर्श किया, ओके, और फिर इसको लोकसभा में पास किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जो है ये एक्ट बना, अधिनियम बना, ठीक है। Today I have enabled the creation of legal pathway for children to attend school, facilitated new school construction and instituted free books and uniforms for children. बच्चों के स्कूल जाने के लिए जो है कानून ने एक रास्ते, कई जो है रास्ते उपलब्ध करा दिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो बच्चे थे, नए स्कूलों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया और बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म, ये चीज़ें जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई, ओके। इस तरीके से जो है बच्चों के लिए रास्ते खुल गए, ओके। अब जो है हम एक प्रोसेस समझने वाले हैं, कैसे कोई भी विधेयक, अधिनियम कैसे बनता है, ओके। कोई भी विधेयक जो है फ्रॉम बिल टू एक्ट, विधेयक से अधिनियम तक, ओके। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, ओके। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट, ये जो पूरा जो है प्रोसेस है, ये फिगर आप देख सकते हैं 6.8, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग ए सिंप्लीफाइड डायग्राम टू इलस्ट्रेट की स्टेप्स। कानून बनाने की प्रक्रिया जो है उसके मुख्य चरण को समझाने के लिए ये पूरा एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया है। इसको हम समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कितने स्टेप्स टाइम लगता है, जब कोई भी विधेयक को अधिनियम बनाने में कितना समय लगता है, मतलब कितना टाइम लगता है, किन किन चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, कितने स्टेप्स के बाद जाके जो है वो अंत में वो एक कानून, अधिनियम बनता है, ठीक है, विधेयक से अधिनियम बनता है, उसको हम समझेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ओके। सेकेंड स्टेप है रीडिंग ऑफ द बिल। फिर क्या होता है, विधेयक का पठन होता है, उसको पढ़ा जाता है, क्या लिखा है उसके अंदर। रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी होती है स्थायी समिति, तो ये स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। उसके बाद टेकन अप कंसिडरेशन एंड पासिंग, इस पे विचार विमर्श किया जाता है, फिर इसको पारित किया जाता है, ठीक है। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स वोटेड, जो उसमें धाराएं दी जाती हैं उस पर पूरी चर्चा की जाती है और अगर ज़रूरत पड़े तो संशोधन भी किए जाते हैं, ओके। संशोधनों पर मतदान किया जाता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। वोट ऑन द बिल, उसके बाद क्या होता है, विधेयक पर मतदान होता है। प्रोसेस रिपीटेड इन अदर हाउस, तो सेम प्रोसेस जो है दूसरे हाउस में रिपीट किया जाता है, मतलब वो अगर पहले राज्यसभा चला गया है तो फिर वो लोकसभा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सदन में जो है यही प्रक्रिया जो है सदन में दोहराई जाती है। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंशियल एसेंट होता है। प्रेसिडेंशियल एसेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है उनकी। उसके बाद जाके जो है गैजेट नोटिफिकेशन होता है। गैजेट नोटिफिकेशन होता है एक राजपत्र जिसमें पूरी अधिसूचना पूरी जारी कर दी जाती है, मतलब यह सरकार का एक आधिकारिक प्रकाशन होता है जिसमें कानूनी दस्तावेज और सरकारी सूचनाएं जो है उसमें पूरी प्रकाशित की जाती हैं, ओके। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो आपको। रीडिंग क्या है, रीडिंग को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें द ओरिजिन्स आर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स, और जो रीडिंग को बोला गया है पठन, इसकी जो उत्पत्ति जो है वो ब्रिटिश संसद से हुई है। मैनी एमपीज वो इलिटरेट, बहुत सारे एमपीज जो हैं वो
अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सो अ क्लर्क वुड रीड आउट द कंटेंट्स ऑफ द बिल फॉर एमपीज टू डिस्कस। तो उसके लिए क्या एक क्लर्क को रखा गया है संसद के लिए, जो विधेयक की सामग्री जो है, जो भी उसमें कंटेंट लिखा है उसको पढ़कर सुनाता है एमपीज टू डिस्कस। उसके बाद जो है वो एमपीज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। टुडे एमपीज रीड द बिल बिफोर द डिस्कशन टेक प्लेस। लेकिन आज के जो एमपीज हैं वो पढ़े लिखे हैं, पहले के अशिक्षित हुआ करते थे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, विधेयक को पढ़ते हैं, फिर बाद में वो चर्चा करते हैं, ओके, डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट है क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं धारा। These are parts of a bill that explain the specific details of the bill। ये विधेयक का ही पार्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक जो है, विशेष जो है, उसमें विवरण जो है बिल के बारे में उसमें पूरा बताया गया होता है। एग्जाम्पल जैसे कि दिया गया, आरटी डिफाइंस द एज ग्रुप टू विच इट अप्लाइज। जो आरटी एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो ये बताता है कि ये कितने एज ग्रुप के बच्चों के लिए था ये, ठीक है। ये विधेयक के वे भाग हैं होते हैं, उसके विशेष विवरण बताते हैं। जैसे आरटी उस जो है आयु वर्ग को निर्धारित करता है जिस पर यह लागू होता है, दैट इट इज फॉर 6 to 14 ईयर्स के लिए था ये, ठीक है। तो ये क्लॉज में बताया जाता है। गैजेट क्या होता है? गैजेट मीन्स राजपत्र। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ये एक आधिकारिक, सरकार का एक आधिकारिक प्रकाशन होता है। दैट अनाउंस लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कानून दस्तावेज एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और सरकारी सूचनाएं जो हैं वो प्रकाशित की जाती हैं। इसमें एक पॉइंट है, उसको हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, एक टर्म है इसमें, स्टैंडिंग कमेटी, ओके। इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। स्टैंडिंग कमेटी को हिंदी में बोलते हैं स्थायी समिति। इट इज़ अ परमानेंट कमिटी consisting of MPs. The MPs may change, but the committee as a structure remains, that scrutinizes government activities, makes recommendations and asks questions on actions taken by the government. यह जो है स्थायी सदन बोलते हैं हम लोग, सो स्थायी समिति बोलते हैं, सदन नहीं है, सॉरी, कमेटी मीन्स समिति, ओके। तो इट इज़ अ परमानेंट कमिटी, ये जो है एक स्थायी समिति है जिसमें कि सांसद होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एमपीस, और सांसद होते हैं। द एमपीस में चेंज, और सांसद जो है वो बदल सकते हैं, बट द कमेटी एज अ स्ट्रक्चर रिमेन्स। लेकिन जो समिति है उसका ढांचा वैसा का वैसा ही रहता है। दैट सिक्योरिटाइज गवर्नमेंट, जो क्या करती है, जो सरकार की गतिविधियों की जांच करती है, ठीक है, गतिविधियों की जांच करती है, मेक्स रिकमेंडेशन और सिफारिश करती है, एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, और सरकार द्वारा किए गए प्रश्नों पे जो है वो, सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन पे प्रश्न पूछती है, ओके। वन सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन यू। यह सांसद से बनी एक स्थायी समिति होती है। सांसद जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन समिति की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कभी नहीं बदल सकता। जो सरकार की गतिविधियों की जांच करती है, दैट सिक्योराइज गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मेक्स रिकमेंडेशंस और सिफारिश, मतलब सुझाव देती है, सिफारिश करती है, सेम थिंग, रिकमेंडेशंस एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और सरकार द्वारा किए गए कामों पर प्रश्न पूछती है, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। और एक मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ओके, फॉर एक्सप्लेनेशन। लेट्स एक्सप्लोर। ड्रॉ अ स्मॉल चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ हाउ आरटी बिकेम एन एक्ट। तो आपको एक छोटा सा चार्ट जो है, चार्ट पेपर पे, एक स्मॉल चार्ट पेपर लेना है, उसमें पूरा प्रोसेस बताना है किस तरीके से जो है राइट टू एजुकेशन जो बिल था वो किस तरीके से एक एक्ट बना, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द प्रोसेस वुड बी इफ आरटी हैज बीन टेबल्ड इन द लोकसभा। क्या प्रक्रिया होती है अगर आरटी को जो है लोकसभा में पारित कर दिया जाता, तो क्या प्रक्रिया होती, ठीक है। डोंट मिस आउट, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम समझ लेते हैं, ओके। सम टाइप्स ऑफ बिल्स हैव टू बी टेबल ओनली इन द लोकसभा। तो इसमें एक चीज़ बताइए, कई प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ओके।
ओके, वन एग्जाम्पल इज मनी बिल। उसमें से एक उदाहरण जो इन्होंने लिया है वो मनी बिल का लिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। दैट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स, जो कि धन विधेयक वो चीज़ वो बिल होता है जो वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ होता है। वित्तीय मामले मीन्स फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स जो पैसे से और संबंधित होते हैं, ठीक है, जो कर से और सरकारी ऋण से संबंधित होते हैं। इंक्लूडिंग टैक्सेशन, जिसमें क्या होता है, धन से संबंधित होते हैं, आप ये समझ लीजिए मनी बिल, जिसमें टैक्सेशन आता है, कर, गवर्नमेंट बोरिंग आती है कि सरकार ने कितना पैसा जो है वो ऋण के तौर पे लिया है। इट इज़ एसेंशियली अ ड्राफ्ट लॉ दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। यह एक प्रारूप कानून होता है जिसे सिर्फ केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ओके, हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जब इस बिल को ऐसे विधायक को जो पेश करने से पहले क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की से पहले क्या करना पड़ता है, इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। वो स्वीकृति बहुत आवश्यक होती है। जब तक आप प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन नहीं लेंगे तब तक जो है आप बिल को जो है वो पास नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए इसमें एक चीज़ बताइए, लोकसभा में पेश करने से पहले हाउ द इंट्रोडक्शन बिल रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड पॉइंट जो है इसकी जो हेडिंग है वो दैट इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका की जवाबदेही। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज मंत्रिपरिषद, ये जो है केंद्रीय कार्यपालिका जो है उसका भाग होते हैं। दे आर, तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या जिम्मेदारी होती हैं, उनके बारे में अभी हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज एंड ओवरसीइंग द इफेक्टिव रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनकी जो जिम्मेदारी ये होती है कि कोई भी जो कानून बना है उसको लागू करना, उसका पालन करना और सरकार के सही ढंग से काम करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है उसको ये लोग निभाते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर, जो कि उन्हें एग्जीक्यूटिव होती है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो उसकी पूरी निगरानी रखते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है टेक डिसीजन रिगार्डिंग द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉस। जिस तरीके से संविधान में कानून बने हुए हैं, प्रिंसिपल बने हुए हैं, ठीक है, तो डे टू डे जो फंक्शनिंग हो रही है सरकार की, तो वो किस तरीके से काम कर रही है सरकार, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज और प्रिंसिपल बने हुए हैं, तो उस पर निर्णय लेती है ये। ओके, इस संविधान और कानून में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर सरकार के रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं उससे जुड़े हुए जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट आंसरेबल टू द लोकसभा, लोकसभा के प्रति जवाबदेही थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक क्वेश्चन आर। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं प्रश्नकाल। क्वेश्चन आर को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नकाल, विच रिक्वायर्स मिनिस्टर्स टू जस्टिफाई द एक्शंस एंड डिसीजंस, जिसके माध्यम से मंत्री जो है अपने कार्यों और फैसलों का पूरा स्पष्टीकरण देते हैं। द क्वेश्चन आर इन द लोकसभा इज द सिलेक्टेड पीरियड typical the first of parliamentary session where MPs can ask the ministers questions about government policies and activity। तो क्वेश्चन आर को हिंदी में प्रश्नकाल बोलते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल एक निश्चित समय के लिए होता है। आमतौर पर सत्र का ये पहला घंटा होता है जिसमें संसद जो है सरकार की नीतियों और कार्य जो उनकी कार्य प्रणाली है उससे जो उन्होंने कार्य किए हैं उस पर मंत्रियों से सवाल पूछती है। ओके, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, तो ये एमपी से मिनिस्टर्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड और उनकी गतिविधियों से संबंधित। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट दैट होल्ड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो इसी तरीके से जो है संसद जो है वो होल्ड करती है कार्यपालिका की जवाबदेही को। इट मस्ट जस्टिफाई ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस, और इसी तरीके से वो उनके एक्शंस को, उनके कामकाज को, उनकी गतिविधियों को और उनके निर्णय का पूरा
जस्टिफाई करती है, उसका पता लगाती है। स्पेशल कमिटीज ऑल्सो होल्ड मीटिंग्स फॉर मिनिस्ट्रीज हैव टू एक्सप्लेन एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर पॉलिसीज, और इसके लिए विशेष समितियां भी बनाई गई हैं, उनकी बैठक की जाती है जिनमें मंत्रालयों को अपनी नीतियों के बारे में पूरा स्पष्टीकरण देना और उनसे उससे रिलेटेड जो है सवाल किए जाते हैं, फिर उन्हें उनके आंसर्स भी देने होते हैं। दिस कमिटीज़ में इंक्लूड एमपीज फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और इस समिति के अंदर जो है अलग अलग राजनीतिक के जो है सांसद शामिल होते हैं। ओके, ये सांसद की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्यपालक को यानी उसे अपने हर काम और निर्णय का पूरा कारण बताना होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज फॉर्मल एंड सीरियस। तो इसमें एक चीज़ कही है कि जो सांसद होते हैं, जो भी वो कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका जो कन्वर्सेशन जो होता है वो हमेशा जो है फॉर्मल नहीं होता, औपचारिक नहीं होता और गंभीर नहीं होता। ठीक है, समटाइम्स द एटमोसफेयर इज सेट थ्रू पोइट्री एंड ह्यूमर। कभी कभी जो वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो हास्यपद हो जाता है, और कविता और हास्य के माध्यम से जो है वातावरण बनाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ बोला है समटाइम्स द एटमोसफेयर सेट थ्रू पोइट्री एंड ह्यूमर के जरिए, हास्य पद के जरिए जो इस तरीके का एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल 1 में दिया है वर्ड्स इन द पार्लियामेंट। वर्ड्स इन द पार्लियामेंट का मतलब ये है संसद में कविता। वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट फॉर द ईयर 2025 to 26 ऑन 1 Feb 2025, श्रीमती निर्मला सीतारमन रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम तिरुकुरल। जब जो है केंद्रीय बजट जो है प्रेजेंट किया जा रहा था 25 से 26 वाला 1 Feb 2025 को, तो श्रीमती जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने जो है इसी तरीके से जो है कुछ श्लोक बोले थे, जो कि तमिल का जो है ये इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन तमिल ऑन एथिक्स एंड मॉरलिटी, नैतिकता और सदाचार पर आधारित ये तमिल भाषा का एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। उसमें से श्लोक का पाठ किया गया था। तो वो ये क्या है, दैट इज वनुकी वल्लुम उल्ला केल्लम मनवन कोलनोकी वाल लुंगकुड़ी। तो इनकी तमिल भाषा में ये लिखा गया है। इट मीन्स, इसका पूरा मीनिंग इंग्लिश में भी दिया गया, जस्ट एज लिविंग बीइंग्स लिव एक्सपेक्टिंग रेन्स, जैसे सभी जीव वर्षा की आशा से जीवन जीते हैं, सिटीजन लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस, वैसे ही नागरिक अच्छे शासन की जो है अपेक्षा में जीवन जीते हैं। On hearing this, there was an enthusiastic thumping of desks from the treasury benches. तो ये सब सुन के क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, टेबल थपथपानी शुरू कर दी। ठीक है, यह सुनकर सत्ता पक्ष के बेंचों से उत्साह पूर्वक जो है मेजे थपथपाने की आवाज़ें आई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते थे, ह्यूमर इन द पार्लियामेंट। किस तरीके से हास्यपद होता है, ये तो एक श्लोक के जरिए था, तो उसको भी समझ लेते हैं। इन 2011 ड्यूरिंग ए स्पिरिटेड डिबेट इन द लोकसभा, 2011 में लोकसभा का एक जोशीला बहस भरा जो है वो जोश के साथ जो है बहस हो रही थी के दौरान संसद में क्या हुआ, सुषमा स्वराज ने सरकार की आलोचना करने के लिए एक काव्य पंक्ति उदित जो है वो उन्होंने उदित की। ठीक है, 2011 ड्यूरिंग ए स्पिरिटेड डिबेट इन लोकसभा पार्लियामेंट्री सुषमा स्वराज कोटेड अ पोएटिक वर्स जो है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो जो सुषमा स्वराज है उन्होंने जो है एक इसी तरीके से जो है सरकार की आलोचना करते हुए जो है कुछ काव्य पंक्तियां जो है वो दी हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें रांझनों से गिला नहीं, तेरी रहबारी का सवाल है। डोंट चेंज द टॉपिक, जस्ट से व्हाई द कार्बन वाज लूटेड। टॉपिक को मत बदलो, बस ये बताओ कि कार्बन को क्यों लूटा। वी हैव नो कंप्लेंट विद द रॉबर्स, हमें लूटोरों से कोई शिकायत नहीं है, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन योर लीडरशिप। ये जो सवाल है वो नेतृत्व पर प्रश्न है। ठीक है, ये तुम्हारे नेतृत्व पर प्रश्न उठ रहे हैं। ओके, तो इसका जो रिस्पॉन्स क्या आया, इन रिस्पॉन्स दैन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह कामली रिप्लाई। तो इसका जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शांतिपूर्वक इसका उत्तर दिया विद अनदर पोएटिक लाइन। तो उन्होंने भी इसी तरीके से जो है कविता बोली, माना कि तेरी दीदा के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो उसको इंग्लिश में भी बताया गया है, आई एडमिट दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर साइट, यू शुड लुक एट माई ज़ील एंड माई प्रेजेंस। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारी दृष्टि के योग्य नहीं हूँ,
तुम मेरे उत्साह और जो मेरा धैर्य है उसको देखिए, ठीक है, उसको तुम्हें देखना चाहिए, मेरा जो उत्साह और धैर्य है, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट अपनी बोली थी। 1.2 co-location of Ayush facilities at primary health centers, community health centers and district hospitals। तो ये जो है, ये बात की जा रही है जो आयुष फैसिलिटीज़ जो है उसका को-लोकेशन की बात की जा रही है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिसको PHCS बोला गया है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को PHCS को हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को बोला जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल। ओके, तो इन सब की ये बात की गई है कि आयुष सुविधाओं के तहत इन सभी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब एक ही जगह हो, आयुष सुविधाओं के जो सुविधाएं हैं आयुष की, आयुष फैसिलिटीज़ के तहत को लोकेशन हो इनका, ठीक है। 1.2.1 The committee at this juncture noticed that in some states and UTs a separate department of Ayush has not been opened। एक कमेटी है तो उसने अपने जंक्शन में कहा है कि उसने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे अभी तक जो है कोई इस तरीके का अलग से जो है डिपार्टमेंट आयुष का अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जो है समिति ने जो है ये यहाँ पे नोट किया यहाँ पे कि कुछ राज्यों में और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में आयुष की जो अलग विभाग है अभी तक वो स्थापित नहीं किए गए हैं। द कमिटी टू बूस्ट द आयुष सिस्टम एंड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन इन आयुष हेल्थ केयर रिकमेंड्स द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू इम्प्रेस अपॉन एंड परस्यू द स्टेट्स एंड यूटी विद नो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष टू क्रिएट सच अ डिपार्टमेंट फॉर स्पीडी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष सेक्टर एंड स्कीम्स रिस्पेक्टिवली। तो कमेटी को बोला गया कि तुम जो आयुष सिस्टम है, इस जो आयुष प्रणाली है उसको मजबूत करो, और जो आयुष जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर उनमें समन्वय बिठाओ, और जो समिति है आयुष मंत्रालय की वो सिफारिश करती है वह उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जहां आयुष का अलग विभाग नहीं है वहाँ पे वो सिफारिश करती है इस चीज़ के लिए। With no separate department of Ayush to create such a department for speed development and implementation of Ayush sector and scheme respectively। ऐसा विभाग की स्थापना के लिए प्रेरित करती है, तैयार करती है कि ताकि आयुष क्षेत्र जो है वो इस योजनाओं का शीघ्र विकास करे और इसका जो है वो लोग लाभ उठा सके, ओके, क्रियान्वयन कर सके। पैराग्राफ 2.13 ऑफ द रिपोर्ट, तो इसकी रिपोर्ट ली गई है, एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया फिर इसके तहत। 1.2.2 पब्लिक हेल्थ इज बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इसमें बताया कि जो स्वास्थ्य जो है जिसको बोला जाता है जन स्वास्थ्य, ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये जो है एक राज्य का विषय है। तो इसके लिए जो है क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, तो इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट जो है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में वहाँ पे बनाना चाहिए। एंड यूटी गवर्नमेंट, however, Ministry of Ayush has requested state UT governments in different meetings to create separate directorates। जो मिनिस्ट्री है आयुष के, जो मंत्रालय है, उन्होंने विनती की है स्टेट से, राज्य से और केंद्र शासित सरकार से कि उन्होंने एक बैठक भी की और वहाँ पे उन्होंने बोला कि सेपरेट डायरेक्टरेट्स होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये बोला इसके लिए जो है अलग से जो है एक निदेशालय जो है उसकी स्थापना करनी चाहिए। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर इन SPMU, और जिस तरीके से जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है मैन पावर का SPMU में, जो स्टेट जिसको हम बोलते हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और DPMU को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्टेट्स के अंदर। UT फॉर स्पीड डेवलपमेंट, और बहुत तेज़ी से इसका विकास होना चाहिए और इसको लागू भी किया जाना चाहिए। ऑफ नेम स्कीम के तहत एज ऑन डेट सेपरेट आयुष डायरेक्टरेट इज अवेलेबल इन 24 स्टेट्स, और जो तारीख तय की है उसके हिसाब से जो है अलग से जो है आयुष डायरेक्टरेट को 24 स्टेट में अवेलेबल कर दिया गया है, और यूनियन टेरिटरीज में भी। SPMU को मैंने आपको बताया था स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसको हिंदी में बोला जाता है राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, और DPMU को डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को जिला परियोजना प्रबंधन इकाई बोला जाता है, ठीक है। पैरा 2.23 ऑफ द रिपोर्ट, ओके।
आप देख सकते हैं फिगर 6.9 जो है, सॉरी ये क्या हो गया, फिगर 6.9 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो स्थायी समिति थी उसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की जो है इस रिपोर्ट को यहाँ पे पेश किया है, ठीक है, वहाँ से इसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो इसको देख लेते हैं हम लेट्स एक्सप्लोर में। Given here is an extract from the report of meetings between Standing Committee on Health and Family Welfare and the officers from the Ministry of Health and Family Welfare। तो इसमें यही चीज़ बताइए, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है उसकी स्थायी समिति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो मंत्रालय है उसके अधिकारियों के बीच हुई बैठकों की रिपोर्ट से एक ये क्या लिया गया, एक्सट्रैक्ट लिया गया, अंश लिया गया है, जिसको मैंने अभी 6.9 फिगर में शो किया था। ओके, इसमें एक चीज़ बताइए, ऑब्जर्व द स्क्रीनशॉट। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए एंड अब हम डिस्कस द फॉलोइंग इन स्मॉल ग्रुप, और छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बच्चे इस टॉपिक पे डिस्कस करें। हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, कौन किसे रिपोर्ट दे रहा है। व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट हैज बीन रिव्यू, किस विषय पर समीक्षा की जा रही है। आइडेंटिफाई द कमिटीज रिकमेंडेशन, और समिति की क्या सिफारिश है, समिति क्या सुझाव दे रही है। व्हाट इज द गवर्नमेंट रिप्लाई, और सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये इसके ऊपर डिस्कशन आपको करने हैं। फोर्थ लास्ट जो पॉइंट है इस टॉपिक का, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है ये मनी से संबंधित है, पैसे से संबंधित है। इसको बोला जाता है वित्तीय जवाबदेही, हिंदी में मैंने बताया था। जो सरकार के खर्चे होते हैं और बजट, उस पर पूरा ये है, सरकार खर्चे और बजट पर पूरा नियंत्रण जो है वो रखती है, उसके बारे में है ये। The Parliament approves and monitors government expenditures through the annual budget। जो एनुअल बजट, जो वार्षिक बजट जो तैयार किया जाता है, ठीक है, तो संसद जो है वार्षिक बजट के माध्यम से सरकार के जो खर्च है उसको मंजूरी देती है और यह भी जांच करती है कि अलग अलग मंत्रालयों को पैसा कैसे और कितना भेजा गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कितना पैसा जो है बांटा गया है अलग अलग मंत्रालय को। ओके, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई डू यू थिंक दैट द पार्लियामेंट कीप्स एन आई ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। आपके विचार में संसद जो है वो सरकार का जो खर्च है उस पर कैसे नजर रखती है और क्यों रखती है, आप उसके बारे में बताना है। हिंट देंगे हुज मनी डज द गवर्नमेंट स्पेंड, और जो पैसा जो है गवर्नमेंट किसका पैसा, सरकार किसका पैसा खर्च करती है, इसलिए संसार, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द पार्लियामेंट इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। तो सरकार जो है उसको टाइम टू टाइम जो है सरकार से ये उम्मीद की जाती है, इससे अपेक्षा की जाती है कि समय पर वो सही जानकारी जो है वो संसद को उपलब्ध कराए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। ये वाला पार्ट जो है मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये चैप्टर जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा कंप्लीट कर दूँगी, और आपको मेरे चैनल पे जो है क्लास 6 सोशल साइंस की वीडियोस मिलेंगी और क्लास 7th की भी साइंस की भी वीडियोस मिलेंगी और सोशल साइंस की भी है, लेकिन फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स के हैं, लेकिन क्लास 8 की आपको सारी जो है वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।